यूट्यूब चैनल पुण्यार्क कीर्ति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। बंधुओं, अभी इस चैनल पर आप मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रृंखला के अंतर्गत मेरी कुछ कहानियाँ सुन रहे हैं। ये कहानी शंख की चूड़ी नामक कहानी संग्रह में संकलित है। तो आइए इस श्रृंखला की अगली कड़ी पर आपको लिए चलते हैं। आज की कहानी है रेत। रेत आपको विदित है, पहले भी मैं कह चुका हूँ, मेरी जो भी कहानियाँ हैं देखे हुए, समझे हुए, भोगे हुए यथार्थों पर आधारित शब्द चित्र है। ये कहानी, आज की जो कहानी है रेत, ये 80 के दशक में लिखी गई कहानी है। नदी पार कर रहा था। नदी में जल बहुत कम था। जहाँ तहाँ गड्ढे बना करके बैठे लोग पानी उलीच उलीच करके कपड़े धो रहे थे, स्नान कर रहे थे। स्वाभाविक है कि पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी। नदी पार करने के क्रम में जलाभाव, जल की स्थिति, जल की समस्या को लेकर के मेरे मन में जो विचार आए, वहाँ के दृश्यों को देख करके जो विचार तरंगे मेरे मन में उठी, उन्हीं को मैंने इस कहानी में चित्रित करने का प्रयास किया है। तो आइए सुनिए आज की ये कहानी रेत। वह नहा रही थी। सुकुमार सलोने मुखड़े से तन्मयता के साथ शीघ्रता के भाव टपक से रहे थे। दिन भर की थकान को शीतल जल से धोकर बहा देना चाहती थी वह। ऊपर नीले नभ में चांद मुस्कुरा रहा था। दाड़ू के रेत पर चारों ओर दुग्ध धवल चांदनी की चादर बिछी हुई थी। सूरज की लाली को आकाश छोड़े घंटे भर से ज्यादा गुजर चुका था। दिवाकर की गद्दी सुधाकर ने छीन ली थी। दिल की धड़कन कुछ अजीब तरह से बढ़ आई थी। घर के सारे काम लगभग निपटा चुकी थी वह, फिर भी बहुत कुछ अभी बाकी ही था, क्योंकि जिस काम की तैयारी में सारा वक्त गुजर गया था, वह असल काम तो अभी बाकी ही है। उसका वक्त अब आ रहा है, जैसा कि उन लोगों ने आने का समय दिया था। गाड़ी आने में अभी घंटा भर शेष था। घंटा यानी 60 मिनट, यानी 360 सेकेंड। 360 छोटे छोटे क्षण। इन लंबे लम्हों की कतार में दिल की धड़कन न जाने कितनी उत्ताल तरंगों में तरंगित होगा। पता नहीं क्या परिणाम होगा। आना तो निश्चित है, मगर न जाने क्या विचार विमर्श करते हैं। आशंका और संभावना के झूले में बेचारी का लघु मस्तिष्क पेंगे ले रहा था। गर्मी के आगमन के थोड़े ही दिन बीते हैं, किंतु बरसात काफी पीछे छूट चुकी है। फलतः दाड़ू का जल बिल्कुल सूख चुका है। चारों ओर बस रेत ही रेत बिखरे पड़े हैं। किंतु अंतः सलीला सरस्वती की तरह
दाड़ू के रेतीले सीने के भीतर शीतल स्वच्छ जलधार अनवरत प्रवाहित है। यह अंतः प्रवाह कितने अंतः बाह्य मैलों को नित्य धो धोकर बहाने का काम करता है। दाड़ू के सीने को नित्य कुरेद कुरेद कर छोटे छोटे कई जख्म किए जाते हैं और उन रेतीले जख्मों के भीतर के स्वच्छ शीतल जल राशि में ग्राम्याओं के कोमल गात गोते लगाते हैं। पूरे गांव में जलाशय का लगभग अभाव है। पथरीले वन प्रांतर में कुएं नहीं के बराबर हैं। सरकारी सहयोग से निर्मित जल साधनों में अधिकांश बीमार ही रहते हैं। जो स्वस्थ हैं थोड़े, उन पर है उच्च वर्ग का वर्चस्व। सरकारी जलापूर्ति व्यवस्था की मोटी नलिका का मुंह भी तो उन्हीं के आंगन में खुलता है ना। प्रकृति का उन्मुक्त दान पानी, जो भोजन से भी कहीं ज्यादा जरूरी है, उस पानी के लिए कितनों को बेपानी होना पड़ता है। अभी हाल ही की तो बात है, वह गई थी कलसी लिए हुए मुखिया के कुएं पर पानी भरने। बापू का मुंह प्यास से सूख रहा था और घर में घड़ा भी सूखा पड़ा था। फलतः मुखिया की फुलवारी में बने सरकारी कुएं पर जाना पड़ा था मटकी उठाकर। जल्दी जल्दी घड़ारी घुमाकर, घड़ा भरकर, सिर पर उठाकर, मटकी को कमर पर रखकर आगे बढ़ी। सुपुष्ट उरोजों से टकराती क्षीण कटी पर टिकी सुकोमल श्यामली बाहों के दृढ़ आलिंगन में झूलती मिट्टी की मटकी अपने भाग्य पर इठला रही थी। इस पावन हिंडोले में बैठकर कुंभकार का कठोर प्रहार और तीव्र आंच की वेदना विसार चुकी थी। गजगामिनी की चाल अब कुछ तेज हो आई थी, किंतु तभी अचानक एक खटका सा हुआ और कंचन सी दमकती काया शीतल जल से सराबोर हो गई। चटाक की आवाज के साथ सिर का घड़ा फूट गया। वस्त्र भींग कर चिपट गए शरीर पर। जिन वस्त्रों पर लाज रक्षा का दायित्व था, वे ही अरक्षित हो गए। पानी ने बेपानी कर दिया। चौंक कर पीछे मुड़ी, देखी मुखिया का लाडला एक घनी झाड़ी से निकलकर ठहाके लगा रहा था। कितनी बार कहा न लिया करो यहां पानी, पर तुम न मानी। आज मौका है, तुम्हें इसकी चुंगी तो चुकानी ही पड़ेगी। एक खौफनाक कहे के साथ वह नापाक आगे बढ़ा, अपने बेडौल पंजे पसार कर और लपक कर तोड़ लेना चाहा कच्चे अनार को। भींगा जिस्म पीपल के पत्ते सा थर थर कांपने लगा और शीतलता के बावजूद दहकते अंगारों से जल उठी। आगे पीछे कोई उपाय न था बचने का। दरवाजे पर दानों सा खड़ा था वह भेड़िया, परंतु अक्ल ने साथ दिया, साहस ने सहारा। कमर पर टिकी मटकी पर बाहों का दृढ़ आलिंगन थोड़ा ढीला पड़ा। मटकी झूल उठी कोमलांगी के सुकुमार करों में, तपाक से उठाई ऊपर, उछाल कर और तड़ाक से दे मारी मुखिया के लाडले के सिर पर। घुंघराले सघन केशों की मर्यादा को तोड़कर खोपड़ी खुल गई
और गर्म लहू की फुहार शीतल जल के साथ मिलने को मचल उठी। पिचकारी सी धार छूटी और एक मोटा कतरा उड़कर आ बैठा उसके भींगे जिस्म पर। दौड़कर दरवाजे के बाहर आई और हांफती कांपती घर पहुंची, जहां हाथ में बतासा लिए प्यास से मुंह चटपटाते बापू बैठा था खाट पर पानी की प्रतीक्षा में। गीली साड़ी में लिपटी खून से सनी हांफती चली आ रही बेटी को देखकर बाप की प्यास हिरन हो गई। यह क्या, कैसे हो गया बेटी? चोट लगी क्या? कहाँ लगी चोट? किंतु क्या कहती बेचारी कि चोट कहाँ लगी, जिस्म पर या उससे भीतर अतल गह्वर में छिपे दिल पर? खाट से उठकर घबराया हुआ बूढ़ा बाप बेटी के सिर पर हाथ फेरने लगा और धौंकनी सी चलती सांस को संभालती बेटी सिर झुकाए पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी, मानो कोमल अंगुली से ही सुरंग खोद डालेगी धरती की छाती पर और घुस जाएगी उस धरा में जहां कभी लोकापवाद के भय से त्रस्त माता सीता घुसी थी। मगर आज धरती फटी नहीं, बल्कि फट पड़ा आसमान। दरवाजे पर खड़ा मुखिया घायल सिंह सा दहाड़ रहा था। हरामजादे, निकल बाहर, निकाल अपनी छिनाल छोरी को जिसने तबाह कर रखा है गांव के भोले छोकरों को। मुखिया के पीछे पीछे उसके भाड़े के टट्टू भी आ जुटे थे। सब के सब घुस आए घर में और घसीट कर बाहर निकाला बूढ़े को। एक मुछैल ने धर दबोचा अपनी भुजाओं में बेचारी उस अबला को और क्रोधित मुखिया की लाठी तड़ातड़ बरसने लगी बूढ़े की दुर्बल जीर्ण काया पर। लाठी बरसती रही, वह बेवश तड़पती रही और तड़पता रहा बूढ़ा, तब तक तड़पता रहा जब तक ठंडा न हो गया। बुढ़िया घर में न थी। आई तब पछाड़ खाकर रो पड़ी पति की लाश पर। उधर चौधरी की धमकी भरी कड़ी चेतावनी कानों में गर्म शीशे सा घुस सुखा दिया आंखों की नीर को। खबरदार, जो थाने गई रपट लिखाने, तुम्हें भी हड्डी पसली तोड़कर बूढ़े के साथ ही फूंक दूंगा। खैरियत चाहती है तो चुपचाप घर में बैठो। और उसे चुप हो जाना पड़ा था। उस चुप्पी के अब वर्ष भर होने को आए। वह क्या, गांव की कोई भी औरत अब नहीं जाती मुखिया की फुलवारी वाले सरकारी कुएं पर पानी लाने। दारू का गंदला जल ही पूरे गांव की प्यास बुझाता है। गरीबों की बहु बेटियां खुले तट पर नहाती हैं और अमीरों के आवारा छोकरे आंखें सेकते हैं। हम चांद पर पहुंच चुके हैं। चांद ही क्यों, उससे भी ऊपर, बिल्कुल ऊपर उछलकर आकाश को छूना चाह रहे हैं। गंभीर सागर की सतह से असंतुष्ट होकर मीलों भीतर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। सफल भी हो रहे हैं, परंतु इंच भर की गहराई में छिपे दिल और खोपड़ी में बंद दिमाग को देखने का सही अर्थों में प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। प्रदूषित पर्यावरण को स्वच्छ करने का युद्ध स्तरीय प्रयास हो रहा है, परंतु छोटे से दिल और दिमाग की सफाई यह सोचकर शायद छोड़ दी गई है कि यह तो साधारण सा काम है, फुर्सत में कभी निपटा लेंगे। आंखें टिकी हैं 21वीं सदी पर, किंतु शेष अंग वही है पाषाण युग में, उससे भी पीछे।
शताब्दियों पीछे, आदिम युग या कहें उससे भी पीछे। पीछे की मुड़कर देखी तो उसकी ओर कई जोड़े पांव तेजी से लपकते चले आ रहे थे। जल्दी जल्दी किसी तरह साड़ी लपेटी, तब तक वे सब भीतर आ चुके थे। गेवड़ी गांव यही है ना? एक ने निर्लज्जता पूर्वक पास आकर पूछा और निगाहें चिपक गई चांदनी में नहाए सलोने मुखड़े पर। आम की फांकों सी बड़ी बड़ी आंखें शर्म से झुक आई। अचानक स्याह पड़ गए होठों पर थोड़ा कंपन हुआ और धीमी सी आवाज आई, हाँ यही है गेवड़ी। संक्षिप्त उत्तर सुन प्रश्नकर्ता को संतोष नहीं हुआ, अतः अगला सवाल कर ही डाला, तुम इसी गांव में रहती हो? उत्तर पुनः वैसा ही मिला। दिल थामे पूछने वाला मजबूरीवश आगे बढ़ गया। जरा ठहर कर गीले कपड़े कचारने के बाद वह भी चल पड़ी घर की ओर। तेजी से डग भरते पिछले दरवाजे से घर पहुंची। पहुंचते ही मां ने टपटते हुए कहा, कहां चली गई थी? ये सब के सब कब के आ गए हैं? जरा ठहर कर गीले कपड़े कचारने के बाद वह भी चल पड़ी घर की ओर। तेजी से डग भरते पिछले दरवाजे से घर पहुंची। पहुंचते ही मां ने डपटते हुए कहा कि कहां चली गई थी? ये सब कब के आ गए हैं? जल्दी खाना तैयार कर, जलपान मैं भेजवा चुकी हूं। जलपान हुआ। सूखी नदी में स्नान कर रास्ते की थकान भी मिटाई गई। फिर वक्त हुआ भोजन का। भोजन करते मेहमानों में एक ने कहा, लड़की दिखलाने का काम रात में ही हो जाए तो अच्छा है। भोर की गाड़ी से हम लोग वापस लौट जाना चाहते हैं। लड़की सज धज कर सामने आई। आई क्या? सबके लिए बहारें ले आई। सिर से पैर तक घूर घूर कर सबने चांद के अनोखे टुकड़े को निहारा, मगर पल भर में ही रंग में भंग हो गया। एक ने दूसरे को चिकोटी काटी और कान में भुनभुनाया, अरे यह तो वही है जो नदी में मिली थे उस समय। दूसरे ने सिर हिलाया, ठीक ही कहा था मुखिया के बेटे ने, जलपरी है जलपरी, कितनों को नाज है उस पर। थोड़ी और कानाफूसी हुई आगंतुकों में। फिर एक ने प्रतिनिधित्व किया, लड़की तो अच्छी है, बाहर भीतर सब संभाल लेती है, खबर देंगे हम घर जाकर। मेहमान चले गए। मेहमान चले गए सो चले गए, खबर नहीं आई। रेत की रानी राह तकती रही दिल की रानी बनने को, मगर रेत सूखा ही पड़ा रहा। दिल तड़पता रहा और मुखिया का बेटा कह कहे लगाता रहा। बेवा बुढ़िया बेचैन रही, मगर बेटी का वर नहीं आया। गर्मी गुजरी, बरसात आई, सूखे दाड़ू का दोनों पाट पानी से लबालब भर गया, पर मांग न भरी। फिर जाड़ा आया, फिर गर्मी आई, फिर बरसात भी आई। जाड़े गर्मी और बरसात का चक्र चलता रहा। चक्र चलता रहा प्रकृति का और प्रकृति के पुतलों का भी, मुखिया का, थानेदार का, चौकीदार का, इसका उसका, और पिसते रहे निरीह ग्रामीण, जिनके पैरों में अब भी स्वतंत्रता के इतने दिनों बाद भी पराधीनता और परतंत्रता की बेड़ी पड़ी है। दरिद्रता का ताला पड़ा है और कैद सिसक रही है आत्मा आजादी के परवानों की, गांधी और सुभाष की, भगत और आजाद की, तात्या और प्रताप की, बोस और घोष की। धन्यवाद।
चलते चलते एक बात और आपको हम बताते हैं कि ये कहानी कलकत्ते से प्रकाशित होने वाली सोशल ऑडिट नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी काफ़ी पहले। धन्यवाद। इसी तरह की कहानियों के लिए आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। पुनः मिलना होगा किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।